छोटे भाई की तरह रखते थे। इनको पता चला कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो रखा है, हाथ पैर दोनों टूट रखे हैं, तो ये मेरे से मिलने के लिए आए। मिलने के लिए आए तो साथ में मेरे लिए एक किताब लाए। मुझे अब भी याद है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब थी, मानचंद रात। मुझे कहा कि ये तू क्या करता रहता है पड़ा सारे दिन? मैं पढ़ा रहता हूँ, ये साथ वाले 2 रूममेट है, ये थोड़ी देर रताई कर लेते हैं, फिर इनको तो पढ़ना होता है, ये अपने अंदर वाले रूम में चले जाते हैं। मेरे से पूछ लेना था। वो टर्निंग पॉइंट है कि उस दिन के बाद मैं उस जगह पे, उस स्थितियों में इतना घुसा, इतना अंदर तक पहुंचा कि बाद में मुझे लगने लगा कि यार अपने वास्तविक चीज तो ये है। अपने मैथमेटिक्स की तरफ फालतू में माथा मार रहे थे, अपना स्वाभाविक रुझान इधर है। ये महेंद्र बा हमारे साथ वहां तैयारी किया करते थे, मुझे स्प्रिंग बोर्ड में ले जाने वाले यही थे। ये तैयारी छोड़ के आ गए। मुझे हमेशा आदर्श यही लगे, मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनकी तरह बोलूं, मैं इनके जैसे कपड़े पहन लूं, इनकी तरह चलूं, ये जैसे बातचीत करते हैं वैसे मैं बातचीत कर लूं। हम इनके बारे में सुनते, अभी ये भैया स्केच बना के लाए तो मुझे वापस याद आया कि अपनी दीवारों पर स्केच बना लिया करते थे, सारी दीवारों पर स्केच उकेर लिया करते थे, कविताएं बहुत अच्छी लिख लिया करते थे। 2005 में आपके मिस्टर डेजर्ट थे, थारश्री रहे थे 2005 में, तो हम तो आज भी इनको थारश्री नाम से जानते हैं। ये क्रिकेट खेला करते थे, पार्थिव पटेल की और इनकी साथ में क्रिकेट खेली भी। कल मैं जब आ रहा था ट्रेन में तो मुझे स्प्रिंग बोर्ड के पुराने रूममेट मिल गए। अब गागरिया गांव है, गागरिया के मुराद भाई आजकल रेलवे में इंजीनियर है, मुराद भाई मिल गए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे पता तो था कि तुम बाड़मेर में कार्यक्रम है उसके अंदर जाओगे, पर कैसे क्या वो लोग कैसे जानते हैं, कैसे जा रहे उस कार्यक्रम में? मैंने वापस कहा कि वो महेंद्र भैया पहले यहाँ स्प्रिंग बोर्ड मेरे सीनियर थे, उन्होंने फोन किया कैसे ऐसे कार्यक्रम है, तू आ जाएगा क्या? तो उनकी बात टालना मेरे लिए असंभव ही है, तो मुझे जाना ही था उसके अंदर। आप नहीं जानते होंगे महेंद्र भाई। उन्होंने कहा कैसे नहीं जानता, वो लेफ्टी है और क्रिकेट बहुत अच्छी खेला करते थे। मैं गुरु आपको बता के जाऊँ, विश्व इतिहास पढ़ाएंगे आप, पुनर्जागरण पढ़ाएंगे। हम कहते हैं रेनेसा मैन, जिनको सब चीजें आया करती थी वो रेनेसा मैन है। इस बार एग्जाम्पल देना कि महेंद्र सिंह तारातरा बाड़मेर के रेनेसा मैन ही है। आपके बाड़मेर का सौभाग्य है कि आदमी यहाँ का है, बाकी लोगों का दुर्भाग्य है कि आदमी अपना दायरा तोड़ के बाड़मेर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इन्होंने अपने आप को बाड़मेर तक सीमित कर लिया है। हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है, कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किसी का बहुत अच्छा कोट है, मैं नाम भूल गया। अभी हो रहा है कि भाई अभी गणपति सर भी कह रहे थे कि मैं ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, आपके साथी बहुत अच्छे होने चाहिए। आप दोनों भूमिकाएं निभाइए, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी का सहयोग ले सके, आप ऐसे साथी बनिए जो किसी को सहयोग दे सके। कोट किसी का यह है कि हमें प्रत्येक किसी व्यक्ति के जीवन रूपी बादलों में इंद्रधनुष बन जाना चाहिए। हम किसी के क्लाउड के रेनबो बनेंगे तो कोई हमारी क्लाउड का रेनबो बनेगा। आर्थिक समस्याएं, कोई शिक्षा की समस्याएं, ये कुछ भी मायने नहीं रखती। और आप तो उस धरती से बिलोंग करते हैं जिस धरती के लोगों ने जितने संघर्ष देखे होंगे उतने तो कहीं रहे नहीं होंगे। आप जानते होंगे, नहीं जानता तो मैं बताऊं। कई बार आप सोचा कीजिए कि जब राजाओं का राज रहा था तो यार जैसलमेर का जो राजा था वो क्या टैक्स लेता होगा? कई बार लोग कहते हैं कि राजा टैक्स लिया करते, तो किस बात का? कि खेती पे। अभी नहीं हो रही वहां तो पहले तो एकदम ही नहीं हो रही होगी। उस राजा ने उस बियाबान रेगिस्तान मरुस्थल जंगल के अंदर इतना बड़ा किला खड़ा किया। इकोनॉमी के क्या सोच रहे होंगे उनके, कहां से पैसा आता होगा उनके पास में? अभी ये थोड़ा सा कहीं जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान जब कुछ नहीं देता ना तो बहुत कुछ देता है। जब कोई एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते और खोल देता है। हमारे यहाँ खेती नहीं थी अच्छे उद्योग नहीं थे, पर भगवान ने लोकेशन बहुत अच्छी दी। आपको लगेगा सर लोकेशन में भी ऐसी कोई ढंग की चीज तो नहीं थी हमें। तो लोकेशन का मतलब ये है कि इधर पाकिस्तान में पड़ता था सिंध, और सिंध व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। भारत की राजधानी थी दिल्ली और आगरा। यदि सिंध से दिल्ली और आगरा जाना है
तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो कोई सिंध का व्यापारी आगरा जाएगा, आगरा का व्यापारी सिंध जाएगा, वो जैसलमेर बाड़मेर वालों को टैक्स दे के जाएगा। सबसे अधिक पारगमन शुल्क कोई लिया करता तो यहाँ के राजा लिया करते, तो अपने यहाँ के लोग व्यापारी थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जेम्स टोड अपने बुक में हरसाणी गांव का उल्लेख करता है। जेम्स टोड की बुक में शिव और कोटड़ा है, वो लिखता है कोटड़ा में किसी समय 400 परिवार थे, आजकल थोड़े लोग बाहर गए हैं इसलिए परिवार 200 बचे हैं। वो लिखता है कि इधर देवका नाम की एक जगह है और देवका के अंदर सूर्य का मंदिर है। वो लिखता है कि बीच में मुलाना नाम की एक जगह आती है, मुलाना के अंदर सूर्य का मंदिर बना हुआ है। उसने पूरे 2 चैप्टर आपके जैसलमेर बाड़मेर पे लिख मारे। तो आपके लोगों का मुख्य साधन व्यापार था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आने के बाद में एक बंदरगाह बनाया बॉम्बे। बॉम्बे बंदरगाह बनते अपने इधर से जो रूट हुआ करते थे वो रूट खत्म हो गए, क्योंकि सिंध की कैपिटल हुआ करती कराची, और यदि जलमार्ग से आप बॉम्बे से कराची जाएंगे तो एकदम ही नजदीक पड़ता है, तो एकदम सामने दिखने वाली सी जगह है। इसलिए अपने यहाँ का व्यापार समाप्त हो गया। तो क्या हमारे यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया? क्या हमारे यहाँ के लोग कहीं पे चले गए? ना, वो इसी धरती में रहे। उन्होंने कहा दूसरा धंधा करेंगे। उन्होंने खेती की तरफ रुझान किया होगा, खेती के नए तरीके लाए होंगे। आज जब बूंद बूंद सिंचाई जैसी बातें करते हैं तब मुझे लगता है कि यार इसी धरती पे तो आपके वो पालीवाल ब्राह्मण रहे थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी व्यवस्था शुरू करके बूंद बूंद सिंचाई कर दी थी। आज भारत सरकार इजराइल से बुलाती है किसी को कि कम पानी के अंदर सिंचाई कैसे की जाए। वो पालीवालों के उस पुराने वाटर कंजर्वेशन को क्यों नहीं वापस रिस्टोर कर लेती कि कैसे उन्होंने कम जल के अंदर भी यहाँ पर सिंचाई कर ली थी। समय बदलता है, सब चीजों का समय बदलता है। वो बाड़मेर जैसलमेर जो कभी ये माना जाता था कि जयपुर के अंदर अफसर अपने जूनियर को डराया करते थे कि यदि ढंग से मेरी बात नहीं मानी तो पोस्टिंग बाड़मेर कर दूंगा। ये काले पानी की सजा हुआ करती थी। वो बाड़मेर अब काला सोना उगलता है। जोधपुर में एक महाराजा हुए थे जसवंत सिंह। काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग रही उनकी। दुर्गादास राठौड़ जिनको आप जानते हो, दुर्गादास राठौड़ के जो राजा थे वो जसवंत सिंह थे। काबुल में लंबे टाइम तक पोस्टिंग रही। काबुल में अनार हुआ करते थे। उस राजा जसवंत सिंह को लगा अनार क्यों ना जोधपुर में लगा लिया जाए, क्यों ना बाड़मेर में लगा लिया जाए, और उसने अपने यहाँ पर अनार की खेती की। हालांकि राजा चेंज हुए, अजीत सिंह राजा बने, उसके बाद का पूरा जीवन जोधपुर के राजाओं का संघर्ष में निकल गया और अनार वाली खेती आगे नहीं बढ़ पाई। पर हमारे यहाँ के लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में तो था कि यहाँ पे अनार की खेती हो सकती है। आज जब बालोतरा के आसपास में यदि कोई आदमी आए तो उसका दिमाग खराब हो जाए। उसे लगे कि यार अनूमन जैसलमेर बाड़मेर के बारे में छवि यह है कि मिट्टी के दोहरे होंगे, महिला एक सिर पे 7-8 मटके रख के डेली पानी लेने के लिए जाती होगी, बीच में कुआं पर एकली टाइप का गीत भी गा लेती होगी, ऊंट चल रहे होंगे वहां पे, हरियाली नाम की चीज नहीं रही होगी। और वो यदि इस छत्र के अंदर आके देखे तो उसे पता चले यार चमन हो रखा। मुझे दिन स्टूडेंट ने एक दिन कहा कि सर ये बार बार क्या करते रहते हो कि बाड़मेर में अनार होते हैं, अनार होते हैं, ये भी बताओ हमारे अंगूर होते हैं। और इधर सिवाना साइड में अंजीर होने लग गए, और मुझे लगता है बहुत जल्दी तुम केसर उगा लोगे। और चीजें बाकी नहीं रही है। पढ़ाई वाले मामले में आपने बाकी लोगों को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जयपुर में आपसे लोग डरते हैं। आपके गिराव के महेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे सीनियर रहे वो स्प्रिंग बोर्ड में, बड़े भाई जैसे हैं, हमें खूब मोटिवेट वो करते हैं। हमारे आसपास के एक और कैरेक्टर है जिनसे खूब मोटिवेशन मिलता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो मुझे लगता है कि उनका जो 2008 में 8वीं रैंक से आरएस में सिलेक्शन था वो बाड़मेर के इतिहास का वाटर साइड है, वो बाड़मेर के इतिहास का जल विभाजक है। कि वहां से पहले बाड़मेर में पढ़ाई के प्रति रुझान, उसके बाद में पढ़ाई के प्रति रुझान एक अलग ही, सैकड़ों की तादाद के अंदर आसपास के कोचिंग के आसपास के जो रूम होते हैं उनके अंदर बाड़मेर 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 दिखता है। आजकल तो मुझे बच्चे हंसते रहते हैं कि सर एक तो ये आपने और फेमस कर दिया। आजकल ये जो हमारे पीजी वाले होते हैं जो है तो लोकल जयपुर का, लेकिन वो भी हमसे पूछता है कि रोटी है लेसो बे लेसो। पर मुझे बाड़मेर वालों के साथ खूब लंबे टाइम तक रहने का मौका मिला, इतना नजदीकी संपर्क रहा। मुझे एक हमेशा यूं कमी नजर आई,
महेंद्र भा को छोड़ के। ये जरूर एक ऐसे करेक्टर हुए जिनके राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें कोई जानकार नहीं है। इनकी बदौलत हमारे भी वो दोस्त बने कि हम सब जगह जानते हैं। बाकी आप लोग जयपुर जाके भी रहते सब बाड़मेर वाले साथ साथ में हो। मुझे लगता है ये टेबू तोड़ दिए जाने चाहिए। जो अभी गणपत जी कह रहे थे कि दायरे तोड़ने इतने सरल नहीं होते, कठिन बात है, लेकिन दायरा तोड़ोगे और खूब सारी चीजें सीखोगे। मैं चूरू का रहने वाला हूँ, यदि मैं बाड़मेर की भाषा सीख गया, यदि मैं बाड़मेर के कल्चर के बारे में जान गया, यदि मैं बाड़मेर के लोगों के बारे में जान गया, इसका एकमात्र कारण था कि मैं बाड़मेर के लोगों के साथ खूब रहा। यदि मैं चूरू वालों के साथ ही रहा होता तो इधर की भाषा सीखने का तो मतलब ही नहीं था। कहाँ से सीख पाते हम बे नहीं बोलते। आप गुजरात के पास में इसलिए आप बे बोलते हो, हमारे वहां पे बे का कल्चर नहीं है, हम दो को दो ही कह रहे हैं वहां पर। आप लोगों को भी ये टेबू तोड़ दिए जाने चाहिए, भाषा के टेबू टूटने चाहिए। हम इस बात को लेकर हमेशा यूं कहते रहते हैं कि अपने को इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं आती। गणपत जी अभी कह रहे थे कि इनकी अंग्रेजी कमजोर थी, पर मैं चाहूंगा कि अगली बार आप में से कोई सेलेक्ट और यहाँ पर कोई बोले तो ये ना कहे कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है। हम किसी भी विषय में कमजोर क्यों है? मैं चाहूंगा कि आप में से अगली बार कोई उद्बोधन दे, संबोधन दे, तो अंग्रेजी के अंदर वो संबोधन दे। भाषाएं सीखी जानी चाहिए, बढ़ा कीजिए। हमें मुझे बड़ा यूं विडंबना सी लगती है हमेशा कि हम भारत के लोग प्रेमचंद जी की 3 किताबें नहीं पढ़े होते। प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार हमने प्रोड्यूस किया, और मैं क्लास में बच्चों से पूछ लेता हूं कि हिंदी लिटरेचर कितने लोगों के पास रहा था, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं उनको कहता हूं कि यार कोई कबीर जी के 5 दोहे सुना दो, या तुलसी के 5 दोहे सुना दो, या रहीम जी के 5 दोहे सुना दो, तो मुस्कुरा के वापस कहता कि सर 1 वीक सीरीज क्यों ये कर रहे हो वापस आप? आपको भी पता है कि दोहे हमने पढ़े ही नहीं थे। मैं वापस कई बार बच्चे आते हैं पूछने के लिए, सर ये नोट्स तो आपने पढ़ा दिए, और क्या पढ़े? तो प्रेमचंद जी को पढ़ ले, फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ ले, विजयदान देथा को पढ़ ले, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पढ़ ले। इससे भी और अच्छा फिल्में देख, जितनी देख सकता है उतनी देख। ये भगवान जाने हमारे मन में फिल्मों के प्रति टैबू कहां से आया कि फिल्मों का नाम लेना अश्लील सा माना जाता है। जैसे कहा जाए कि फिल्में देखी जाए, अगला मुस्कुराता है, अच्छा हमें एक काम करना पड़ से। आपकी सोच के दायरे इतने खोलेगी जिसकी हद नहीं है। हो सके तो विश्व सिनेमा देखिए, हॉलीवुड की मूवीज देखिए, दिमाग के दायरे खुलेंगे, बाहर निकलिए टैबू से। किसी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ रखा है, मैं तुमसे यह पूछूंगा कि तुम कहां कहां घूमे हो। कि पढ़ाई से भी ज्यादा हमें यात्राएं सिखाती है खूब सारी चीजें, पर चूंकि हम विद्यार्थी जीवन के अंदर है तो हम घूम नहीं सकते, तो फिर दुनिया को जानने का दूसरा अच्छा तरीका पढ़ाई है। तो पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए ये साइड की बात है। जो किताब, जैसे किताब जो सामने आती वो पढ़ लिया जाए। मैंने 10th तक क्रिकेट सम्राट इतनी पढ़ी होगी, इतनी भयंकर पढ़ी होगी कि मुझे यदि कोई कहे कि क्रिकेट पे 10 घंटे तक लगातार बोलना है, मुझे मजा आया। और मुझे लगा यार ये वाला टॉपिक सही दिया सर, और यहाँ मैं बहुत अच्छा बोलूँ। मुझे को बॉलीवुड के बारे में पूछना चाहे, मुझे लगा यार हाँ ये वाला टॉपिक और अच्छा है। मैंने जयप्रकाश चौकसे के लेख कई सालों तक पढ़े, मैंने फिल्मी मैगजीन खूब सारी पढ़ ली होगी, यहाँ मैं बहुत अच्छी सी बात कर पाऊंगा। साहित्य की बात की जाए, मुझे अच्छा लगता है अंग्रेजी नहीं आने का। मुझे एक हमेशा ये मलाल रहा अच्छी अंग्रेजी नहीं आने का, क्या अच्छे इंग्लिश जो राइटर हैं उनकी किताबें नहीं पढ़ पाए, जबकि ज्यादातर जो किताबें हो इंग्लिश के अंदर। मैं 2018 में रसिया था 7 दिन तक। हम हमारे गाइड से रसिया में कहीं भी पूछते कि ये जो चौराहे पे मूर्ति लगी हुई किसकी है, वो हमें कहता है कि दोस्तोवस्की है। ये कौन है आगे जो तुम्हारे? उसने कहा मैक्सिम गोर्की है। ये जो आगे ये कौन है? उसने कहा लियो टॉल्स्टॉय है। ये सारे कौन है? तो ये हमारे रसिया के साहित्यकार। आगे किसी पे देखकर इसके हाथ में तो बंदूक है, ये तो पक्का ही साहित्यकार नहीं होगा। कहीं 2nd वर्ल्ड वॉर का जनरल था। ये वाला जो फौजी ड्रेस में है, उसने कहा नेपोलियन के साथ में जब जार की जंग हुई थी तो जंग के अंदर लड़ने वाले लोग थे। वहां एक भी नेता की तस्वीर नहीं थी। उन लोगों ने अपने आदर्श फौजियों को बना रखे, उन लोगों ने अपने आदर्श पढ़
पढ़ने लिखने वाले लोगों को बना रखे हैं। हम अक्सर नेताओं के अंदर आदर्श ढूंढने लग जाते हैं, होंगे उनमें भी आदर्श होते हैं, हर पैसा उनके अंदर भी अच्छे या बुरे लोग होते हैं, पर फिर भी विद्यार्थी जीवन के अंदर पॉलिटिकल कमेंट्री से जितना बचा जाए उतना बच लिया जाए। मुझे कई बार और लगता है, मैं इन महेंद्र भाव को हमेशा कहता रहता हूं कि मुझे कई बार लगता है कि जकरबर्ग बहुत जल्दी बाड़मेर आके आपको सम्मानित करके जाएगा कि बाड़मेर वाले जितने फेसबुक पे हैं उतना दूसरा संभवतः कोई दूसरे जिले के लोग नहीं रहे होंगे। विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा बचिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप सोशल मत होइए, आप सोशल रहिए, खूब सोशल रहिए। एकल खोलना होना इतना अच्छा भी नहीं होता है, पर इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाए। एडिक्शन जिस चीज को हम कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जिए कि अति बुरी हो जाती है, वो अति को त्यागिए। आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ये व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है। आप जो दूसरा चलाते हैं वो चला लीजिए, पर उसके अलावा बाकी टाइम के अंदर आप किताबें पढ़ने की हैबिट डालिए। आप यदि मोबाइल में भी कुछ पढ़ रहे हैं तो मतलब किंडल डाउनलोड कीजिए। एक ऐप आता है किंडल, उसमें किताबें हैं खूब सारी, वो किताबें वहां से डाउनलोड कीजिए, सस्ती मिल जाएगी, वो किताबें पढ़ना सीखिए। आप यात्राएं करते हैं, आप बस में कहीं जा रहे हैं 3-4 घंटे, आपने जब बस में 3-4 घंटे जाना होता है, आपने ये दिमाग में रहता है कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो 4 घंटे बैटरी तो डाउन ना, और 4 घंटे मैं वीडियो देख लूंगा। कई बार मेरे को कोई स्टूडेंट आके कहता है कि सर मैं सारे दिन आपकी वीडियो देखता हूँ, और मैं उसको कहना चाहता हूँ तू देखता नहीं है, यूट्यूब दिखा रही है तुझे। तूने मेरे 2 ही वीडियो देखे होंगे। यूट्यूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता लगाया कि तेरी रुचि किसकी है। अब तुम नहीं चाहेगा तो भी जैसे यूट्यूब खोलेगा उसमें वीडियो में रह जाएगा। उसने आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया पूरी तरीके से। आप इसकी अपेक्षा ये कोशिश कीजिए कि आप किताबें साथ में लेके जाए। मेरे घर वाले बीकानेर रहते हैं, अभी जयपुर से बीकानेर जा रहा था, अगर रास्ते में क्या किया जाए, एक जेपी में लिखी हुई बुक पढ़ी थी, 3-4 घंटे का रास्ता था, जितनी खत्म हुई जेपी वाली बुक कंप्लीट कर ली। 4 बातें नहीं सीखा उससे। मैं कंपटीशन नहीं देता, मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं केवल पढ़ाने का ही काम करता हूँ, पर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में विद्यार्थी बना देता है। हमें कलाम सर से ये सीखने की बेहद आवश्यकता है कि अंतिम समय तक पढ़ते रहे थे। पढ़ाई, जो भाई गणपत जी कह रहे थे कि माँ सरस्वती आप पर कभी ऋण नहीं रखेगी, आप कुछ भी पढ़ लेंगे, कहीं से भी पढ़ लेंगे, वो काम आएगा आपके। आज ईद उल अजहा है, ईद है आज, कुर्बानी का त्योहार होता है। किसकी कुर्बानी दी जाए? हालांकि अब हमने सिंबॉलिक रूप में बकरे की, भेड़ की, इनकी कुर्बानियां देनी शुरू कर दी। बाकी इस त्योहार के पीछे लॉजिक ये था कि उन चीजों की कुर्बानी दे दी जाए जिनके हम एडिक्ट हैं। हम मोह माया में ना, सोशल मीडिया का थोड़ा प्रयोग कम कर देंगे, सारा एक साथ नहीं छूट। रोजगार की चिंता रहती है, विद्यार्थी जीवन में स्वाभाविक चिंता है कि रोजगार की चिंता रहे, पर उसको बर्डन मत बनाइए, उसको भी अपने ऊपर ला दिए मत कि सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन करवाना। मैंने ऐसे बच्चों को अक्सर, जो गणपत जी बता रहे थे, एग्जाम में हड़बड़ाते देखा है। थोड़े से चिल रहेंगे, थोड़ी सी लाइफ को एंजॉय करेंगे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे इन चीजों को ज्यादा अच्छे से इजीली कैप्चर कर पा रहे थे, ज्यादा अच्छे से उसको परस्यू कर पा रहे थे। इन लोगों ने इतना लोड नहीं लिया, उन लोगों के इतने एग्जाम में सिलेक्शन हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। गणपत जी वाले आप सारे जानते हो, बहन लक्ष्मी 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, थानेदार में हुआ, आरएस लग गई। ये अब कामचोर हो गई, पढ़ती नहीं है, आईएएस दे तो आईएएस के अंदर लगे। इधर अब मुझे नहीं पता, खड़े होंगे, मोहम्मद लाल जी गोदारा खड़े थे। ये हमारे 2015 में हमने एक बार 1st ग्रेड का बैच बना लिया था। हनुमान स्प्रिंग बोर्ड में हमारे आईएएस की तैयारी करवाते हैं, पर उस साल वो एक बैच बन गया था। ये हमारे वहाँ के स्टूडेंट थे, मैं पढ़ाया करता था हिस्ट्री, लगभग हम उम्र से ही है, तो दोस्त टाइप वाला सा ही था, गुरु वाला कभी वो बन ही नहीं पाया था अपने आप में। ये पुलिस में थे, बाद में नर्सिंग वाले किसी डिपार्टमेंट के अंदर थे, बाद में 1st ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया। इस बंदे का हिस्ट्री से सीधे सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं, जो नर्सिंग सब्जेक्ट से था, जो अपनी नौकरी करते हुए साथ में इधर एग्जाम दे रहा था, और उन लोगों के सिलेक्शन हो गए।
और कई बार हम खुद को ही कम आंक लेते हैं। एक आधी नौकरी के अंदर सिलेक्शन होता है, उसके बाद में हम खुद ही संतोष धारण कर लेते हैं। अक्सर अपने बुजुर्ग कहा करते थे कि संतोषी होना अच्छी बात है। अब छोड़िए इस चीज को, संतोषी होना कतई अच्छी बात नहीं, संतोषी होना बहुत बुरी बात है। ये विजय बेटा, ये मेरे रूम के पास ही रहा करता था, छोटे भाई जैसा है, बास्केटबॉल का बहुत शानदार प्लेयर है, बॉडी बॉडी बना के घूमता है। वहां भी डेली मेरे को सुबह सुबह उठा के लेके जाता है, उठो दौड़ो, दौड़ते नहीं हो, थोड़े दिन के अंदर लकवा मार जाएगा, कुछ और हो जाएगा आपके। ये दौड़ाने के लिए लेके भी जाया करता था मेरे। फिर इसका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। ये इधर बाड़मेर में इधर एंजॉय कर रहा है, संतोष धारण कर लिया। मुझे उस टाइम लगता था ये पास में ही रहता था, छोटे भाई जैसा था, बहुत जूनियर है मेरे से। तब कई बार याद करके आता कि आज मैंने एक्स्ट्रा के 10 पन्ने याद कर लिए, सुन लो क्या। और ये फ्री बैठा रहता था, मैं सुना दे, और ये मुझे डिट्टू वैसे वैसे पन्ने सुना दिया करता। और मुझे हमेशा लगता यार ये टावर खूब आगे जाएगा, पर टावर खुद ही संतोष धारण करके बैठा है। और उसको लगा यार ठीक है, यहाँ बाड़मेर में माट साहब लगे हुए, 4 टावर आके माट साहब कर लेते हैं, घर वाले राजी है। और अपने को बाद में जिंदगी में इसके अलावा तो और क्या ही चाहिए होता है। आप इन टेबू को भी तोड़िए, अब बाहर निकलेंगे सितारों से आगे, जहां और खूब सारी चीजें पढ़ेंगे, फिल्में देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, यात्राएं करेंगे, बाहर जाएंगे, इतनी चीजें सीखेंगे कि जिंदगी के अंदर हर जगह काम आएगी। केवल सीधी सीधी वाली पढ़ाई आपको नौकरियां दिला देगी, वो अच्छा नागरिक नहीं बना पाती है। वरना जब आप खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, खूब सारे लोगों से मिलते हैं, खूब सारी यात्राएं करते हैं, आपका व्यक्तित्व विकास है। ये जो आप कह रहे थे कि कितने साल लग जाते हैं, 5 साल लगे, 6 साल लगे, आप यूं मानिए कि आपके व्यक्तित्व में निवेश है। मेरा हमेशा मानना रहा कि हर बंदे को भले ही उसको नौकरी करनी हो या ना करनी हो, उसे एक बार कंपटीशन की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। मेरे से छोटे वाले भाई ने बहुत जल्दी हाथ खड़े किए, उसने कहा नहीं देना एग्जाम मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम मत दे, तो कोचिंग का पढ़, 1.5-2 साल पढ़, मत देना एग्जाम। मनुष्य बनने की प्रक्रिया का अहम पड़ाव है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप नौकरी करने लग जाएंगे, जिंदगी में ज्यादा अच्छी जगह पे होंगे, तब आपको लगेगा कि वो जो जीवन जिया था वो सबसे अच्छा रहा। कई बार मंजिल में उतना मजा नहीं आता जितना सफर में रहता है। ये सफर है, इस सफर के दौरान ज्यादा इंटरेस्टिंग माहौल रहना चाहिए, इंजॉय करते हुए पढ़ा जाना चाहिए। आप बर्डन लेके पढ़ेंगे तो भी वो सफर कभी इतना अच्छा नहीं लगेगा और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आपको रोकेगा। इस बर्डन को यदि आप दूर करेंगे, इसी वे के अंदर लेके पढ़ेंगे, तो जिंदगी आपके लिए ज्यादा सुकूनदायक हो जाएगी, ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक बात हो, अक्सर मेरे से वहां बच्चे खूब सारे पूछते रहते हैं कि सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ, कोई सर ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, आगे कोई इकोनॉमी पढ़ा लेते हैं, बच्चे उनको पढ़ के पास भी हो जाते हैं। अक्सर बच्चे आगे पूछते हैं सर करंट जीके जो है वो कब से पढ़े? आज से पढ़े? सर एग्जाम तो मेरे को देना 2024 में, मैं भी सर छोटा ही है, तो 2023 वाली वैकेंसी दे पाऊंगा या 2024 वाली दे पाऊंगा, तो तब तक तो करंट जीके बचेगा ही। सर उस टाइम वाला पढ़ लो। मुझे वापस लगता है कि करंट जीके पढ़ना सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व विकास है। यदि विद्यार्थी जीवन में किसी आदमी को अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी नहीं है, ये अपराध है। यदि कोई विद्यार्थी जीवन के अंदर नहीं जानता कि शिंजो आबे कौन है, इसका मतलब अपने साथ में बुरा सलूक कर रहा है। आप डेली हैबिट डालिए कि आप करंट डेली पढ़िए। ये पता नहीं हमने क्यों छोड़ दिया, आपकी इस साइड के अंदर भी रहा होगा। हमारे उस साइड में मेरी परवरिश गंगानगर वाले उस बेल्ट के अंदर खूब हुई। मेरे पापा वहां टीचर रहे हैं, नहरी एरिया में, उस एरिया में। मैं वहां देखा करता था कि 8:45 बजे बीबीसी वाली खबरें आया करती थी। 8:45 रेडियो पे बीबीसी की खबरें आया करती थी, और सारा का सारा गांव 8:45 में हर घर के अंदर रेडियो बजता था और वो लोग बीबीसी वाली खबरें सुना करते थे। पुराने बुजुर्गों के अंदर ये सपने था कि उनको एग्जाम नहीं देना था, वो अनपढ़ लोग थे, परंतु उस डे टू डे की लाइफ के बारे में जानना, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको हैबिट डालिए कि डेली अखबार पढ़ेंगे। सुबह सुबह पढ़ते हैं, आप रात को पढ़ा कीजिए, रात को सोने से पहले पढ़ा कीजिए, क्योंकि दिन में अखबार देख लेंगे तो पूरे दिन अखबार की घटनाएं आपके दिमाग में चलेगी। मैं इसलिए सोशल मीडिया का मना कर रहा हूँ। आपको लगता है कि सर हमने 15 मिनट फेसबुक देखी थी, 15 मिनट तक फेसबुक पे आपने जो कुछ देखा अगले 2 घंटे बर्बाद कर देगा।
अगले 2 घंटे तक वो पढ़ाई तो कम से कम आपके दिमाग में नहीं जाने देगा। इसके अलावा दूसरी इधर उधर की खूब सारी बातें आपके दिमाग के अंदर जाती रहेगी। ये कि वो अखबार वाली बात कि अखबार रात को पढ़ लिया जाए, अपने लिए वो एक सब्जेक्ट बना के पढ़ लिया जाए, वैसे पढ़ लिया जाए। यदि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप से नहीं पढ़ा जाए कि हमारे लिए सब्जेक्ट है, पर डे टू डे की लाइफ के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, मुझे लगता है ये तैयारी थोड़ी होती है इसकी, ये तो जीवन प्रक्रिया है। हमने 20, 22 साल, 23 साल, 24 साल, जिस साल की उम्र में आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, उस समय तक जो कुछ सीखा है वो सब कुछ पूछा जाएगा। और यदि सीखने की प्रक्रिया कोई बाधित कर दिया है तो फिर तो मतलब ही नहीं बचा आपका। मैं अधिक समय नहीं लूंगा आपका, गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, मैं इस बात को ज्यादा जानता हूँ। हालांकि हम राजस्थान के लोग हैं, इसी गर्मी को झेलने के आदी हैं। अभी मैं जब बैठा था तो प्रवीण मुझे कह रहे थे कि सर इधर बैठ जाओ, ऊपर पंखा है। फिर इन्होंने मेरी साइड में लाके फिर पंखा और लगाया इन्होंने। मुझे लक्ष्मी गौरी चुंडावत का एक किस्सा याद आया। हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले गए थे, जापान में हिरोशिमा नागासाकी। जब वो बम डाले गए, बम डालने के कई साल बाद में कहा गया कि दुनिया में इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग ना हो। 1970 के दशक की बात है। जापान में कार्यक्रम किया गया उनकी याद में, उन परमाणु जो बम डाले गए जिनसे लोग मरे, उनकी याद में कार्यक्रम किया गया ताकि दुनिया को ये सचेत किया जा सके कि इस प्रकार के कार्यक्रम ना हो। भारत से जिस महिला को भेजा गया वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी। वो समय पॉलिटिशियन हुआ करते थे, अपने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे, विधायक रहे थे कुछ समय तक। उनका मैं किस्सा पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि जापान में जिस जगह पर मीटिंग हो रही थी उस जगह पे बहुत गर्मी थी, और गर्मी भी वो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी होती है उस प्रकार की सी वहां पर गर्मी थी। इसलिए सबके पसीने चो रहे थे। मैं भी बहुत गर्मी के अंदर ही थी, पर मैं चुपचाप बैठी थी। क्या किया जा सकता था, वातावरण ही ऐसा। मेरे पास में इंग्लैंड की एक महिला बैठी थी, और उस महिला ने बेचारी ने बार बार अपने पास एक स्प्रे था और स्प्रे को छिड़क रहे थे। शायद गर्मी कम करने का कोई स्प्रे अंग्रेजों के पास रहा होगा जिसको छिड़क रहे हो। ठंडे प्रदेश के लोग तो गर्मी ज्यादा ही लगती है उनको। उसने अचानक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की तरफ देखा तो उसको लगा कि ये महिला साड़ी में घोटमोट होके बैठी है, तो इसको तो भयंकर गर्मी लगती है, क्योंकि मैंने तो बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं तो भी गर्मी लग रखी है। ये तो मर जाएगी थोड़ी देर के अंदर। और उसने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की तरफ वो स्प्रे किया कि बहन तू भी छिड़क ले थोड़ा बहुत, तो थोड़ी गर्मी तो कम लगेगी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहते हैं मैंने उसे मना किया, लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं किसी से भी मर सकती हूँ, गर्मी से तो नहीं मरूंगी। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, उसमें भी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। बीकानेर रियासत में रावतसर नाम की एक जगह पर फिर भी हॉल का वातावरण इतना ज्यादा सा हो रखा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। फिर मैं मेरी उसी बात को दोहराऊंगा कि जी रही है जिंदगी, लाइफ जी है, बहुत ढंग से लाइफ जी जाए, काम आएगी। निवेश किया हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा आपके। अब यदि पढ़ाई में, अच्छी चीजों को पढ़ने में, सीखने में, देखने में लगाओगे, ये ता जिंदगी काम है। महेंद्र प्रताप सिंह जी का जब सिलेक्शन हुआ था, वो हमें क्लास में मोटिवेट करने के लिए आया करते, तब वो अक्सर हमें कहा करते थे, किसी एक शायर की लाइनें सुनाया करते। मुझे शायरों के नाम तो याद नहीं रहे वो, कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ये जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो। असल में जब हम ये बात करते हैं कि हमारा कोई आदर्श है, हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं, मेरे में भी ये कमी रही है, आप में भी रहती होगी। हम हमेशा एग्जैक्टली उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये पढ़ा था मैं पढ़ लूंगा। हम किसी भी टॉपर जो होते हैं उनसे पूछते हैं आप कैसे पढ़े थे, वो बताता है मैं इतने घंटे पढ़ा, इतने बजे उठता था, इतने बजे सोता था। हम चाहते हैं कि हम भी वैसा बने। भगवान ने सब लोगों के रूप भी एक जैसे नहीं बनाए, 500 अंगुलियां एक जैसी नहीं बनाई, तो व्यवहार कैसे एक जैसे बना सकता है। आप अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है, अपने उस व्यक्तित्व को पहचानिए और उस व्यक्तित्व के अनुरूप अपने प्रयास करने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ के लोग बुजुर्ग कितने इंटेलिजेंट है इस मामले में कि हमारे बहुत पुराना दुआ है कि लीक लीक तो सब चले, लीक चले कपूत। लीक पे कौन चलता है? कपूत। लीक लीक तो सब चले, लीक चले कपूत। 3 लोग उल्टे चले, शायर सिंह सपूत। इस सपूत जो होता है वो अपने रास्ते खुद बनाता है, किसी दूसरे के बने बनाए रास्ते पे चलता नहीं है। भगवान बुद्ध वाला कोट है अपने आप में कि अप दिवो भवे,
अपने प्रकाश खुद बनो। कि भगवान खुद जब मर रहे थे तो उनके आसपास जो शिष्य बैठते उन्होंने कहा कि भगवान आप तो चले जाओगे, फिर कोचिंग तो बंद हो जाएगी, बाद में कौन पढ़ाएगा कोचिंग के अंदर। उन्होंने वापस कहा कि सेल्फ स्टडी, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। मैं तो खुद ही 6 साल तक सेल्फ स्टडी कर रहा था, बाद में जाके सिलेक्शन हुआ था मेरा। अब तुम भी ये कर लोगे, अपदिवो भव। यदि अपना प्रकाश खुद बन जाओगे तो अपने आप में सफलताएं मिल जाएगी। इसलिए आप लोग भी इस प्रकार के प्रयास करें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मौका दिया, आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं। मैं फिर कहूँ कि अक्सर इन लोगों को ऐसे मंच खूब मिले क्योंकि इनके सिलेक्शन हुए। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं, तो ऐसा मंच किसी पर नहीं मिला। तो मेरे पास इस प्रकार की सफलता वाली कहानी भी नहीं अपने आप की कि मैं इस प्रकार से सफल हो गया था। फिर भी इधर उधर की जो बातें हैं वो आपके सामने बताइए, आपको बातें वो अब समय नहीं दूंगा मैं आपका। धन्यवाद। एक बात और सुन लो, फिर मैं भूल जाऊंगा। हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी पर कोचिंग छुट्टी नहीं करते हैं, कोचिंग चला लेते हैं। जब ये होता ही है कि व्यावसायिक संस्थान जो भी है वो राष्ट्रीय पर्व के दिन बंद हो जाने चाहिए। कोचिंग व्यावसायिक संस्थान है, हम साफ साफ व्यापारी हैं, व्यापार चला रहे हैं, तो हमें बंद कर देना चाहिए हमारा व्यापारिक संस्थान। पर हम चलाते हैं उसको क्यों? हम कहते साहब हम शिक्षा वाला काम कर रहे हैं, आज पढ़ाई ही नहीं, आज कम से कम राष्ट्रीय पर्व तो मना ही सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व से कौन रोक सकता हमें मनाने से? पर अब दिक्कत दूसरी होती, दिक्कत ये होती कि मैं गया 2 घंटे की क्लास में और मैंने बच्चों को जाके कहा कि चलो आज पढ़ते हैं। बच्चे खुद भी पढ़ाई के मूड में नहीं होते, सर लाडू सर पार्टी दो। उनको कहते हैं लड्डू तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नहीं सर आप गीत सुना दो। तो दूसरा बच्चा कहता है कि आप गीत, मैं गीत सुना दूंगा सर। तो मैं उनको कहता हूँ चलो आ जाओ तुम लोग गीत सुनाओ, आज तुम्हारी बारी होनी चाहिए, तुम सुनाओ ये सारे के सारे गीत। स्टूडेंट आते हैं, उनमें से कई अच्छे गाते हैं, कई बुरे गाते हैं। मैं अक्सर मना करता हूँ कि भाषण नहीं देने, क्योंकि भाषण से लोग बोर ही होते हैं, जैसे मेरे भाषण से आप बोर हो रहे हो। तुम गीत गा लो यार। पर यार गीतों की भी लिमिट होती है कि वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा और मैं घड़ी देखता रहता हूँ। यार 2 घंटे की क्लास है, अभी तो 1 घंटे 5 मिनट हुए, ये 55 मिनट कैसे काटे जाएंगे? तो फिर हमने एक तरीका निकाला। हमारे स्प्रिंग बोर्ड में हमने कुछ ऐसे लोग ढूंढे जो बहुत अच्छे गीत गाते हैं। उनमें एक आपके बीच में लक्ष्मी। लक्ष्मी की आवाज इतनी प्यारी है जिसकी हद नहीं। लक्ष्मी ने एक बार मुझे कहा कि सर मुझे गीत गाने आते हैं। मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल बच्चे गीत गाते हैं वैसे ये भी गा लेती होगी। तो अच्छा तुम गीत गाती हो, स्कूल कंपटीशन वगैरह गए होंगे? मैंने कहा सर स्कूल छोड़ो, आप तो यूट्यूब पे लक्ष्मी लिखो, भजन पढ़े, कैसेट पढ़े इतने अच्छे जिसकी हद नहीं है। आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ। घर को जोगी जोगड़ो आन गाँव रो सिद्ध। तो मैंने लक्ष्मी को अभी बैठते टाइम वापस कहा था कि मुझे लगा कि तुम गीत सुना दोगी कोई ना कोई। लक्ष्मी ने कहा कि शायद मेरे तो दिमाग से निकल गया, आप लास्ट में कह देना कि गीत सुनाना है। ऐसा नहीं कहा इसने, ये मैं ही कह रहा हूँ, ये मैं भूमिका बांध रहा हूँ। अभी लक्ष्मी आपको बहुत अच्छे से गीत सुनाएगी। मैं बेसुरा गाता हूँ इतना, तो क्यों बेसुरे गीत नहीं सुने जाने चाहिए? सवाल मुझे लगता है सर आपने गणपति से पूछ ही लिया था, कुछ नया आदमी पूछे ज्यादा ठीक रहे, मेरे से नहीं। अच्छा सर मैं दिल्ली के पढ़ाई करता हूँ। अरे सर मैं दिल्ली 11 घंटा पढ़ाई करता हूँ, उसमें मेरी 8 घंटे पढ़ाई होती है। 2 घंटे मेरे ये विचार सकते हैं कि मैं सिलेक्शन होने के बाद मैं गणपत सिंह जी के कैसी ड्रेस ले जाऊंगा उसके लिए, और मुझको पता है क्या है उनके तो ले जाऊंगा, लेकिन उनकी माता जी के लिए और उनकी मैडम के लिए मुझे पता नहीं है कैसी ड्रेस वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा वो थोड़ा विचार भी चलता रहता है। और मेरे परवीन जी भाटिया सर है जो सूरजगढ़ से, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ, तो ज़्यादा ये बात चलती रहती है। तो सर थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब नहीं होता है। ध्यान डिस्टर्ब होता है, थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके बारे में मैं सर मैंने देखा सर ये बात ही बात है, ये बात ही सोचेंगे, ये भी बात ही बात है सर। आज स्वाभाविक सी बात, ऐसी बातें दिमाग में आएगी सबके आती, इसमें डिस्टर्ब होना है क्या? आप भी दिया करो इसमें थोड़ा बहुत
किए तो मैं क्या हुआ, वो सोचा कि एसडीएम बनने के बाद ओपन बॉडी जीप में जाऊंगा तो हाथ कैसे हिलाना है। स्वाभाविक सबके साथ होती है, आपके साथ भी होनी चाहिए। पंजाबी गीत नहीं आता मुझे, मेरी इन गीतों ने इतनी बेइज्जती करवाई है, मैं इतना बेसुरा गाता हूँ कि लोगों को लगता है भाई चुप हो जाओ। और मेरे जो गीत वाले वीडियो उनके नीचे कमेंट पढ़ लेना, लोग इतनी गालियां निकालते हैं। प्लीज थोड़ा सा बेइज्जती से बचा लिया जाए। लक्ष्मी गा देगी मेरी तरफ से, अगली बार कभी करना। ऐसे बातों के बीच में जब दोहे आते थोड़ा अच्छा लगता है। यूं चला के किसी कहा जाए कि दोहे सुना जाए, ये नहीं होता। मेरे को तो जब महेंद्र महावीर इन्होंने कहा था कि तुझे आके मोटिवेशन देना है, तो मुझे ये भी बड़ा अजीब लगा था, क्या ऐसे सीधे सीधे मोटिवेशन कैसे दिया जाता है। मैं नेचुरल 1-2 घंटे की क्लास होती है, उसमें बीच में 5 मिनट 7 मिनट कुछ ही बोल जाता हूँ। आपके साथ दिक्कत हुई, आपके पास मेरे वही वीडियो पहुंच पा रहे हैं जिनमें मेरी बात की हुई है। ज्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि मैं स्प्रिंग बोर्ड में बात करने के लिए रखा हुआ हूँ। प्री वाले जब एग्जाम थे तो एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, उसने आके कहा कि सर मेरे पापा का फोन है और मेरे पापा ने आके कहा कि तुम्हारी कोचिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा पापा को, पापा वाकई हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ कि हमारा स्प्रिंग बोर्ड एक परिवार की तरह है, हमारा स्प्रिंग बोर्ड बहुत अच्छा है, कोचिंग बहुत अच्छी है हमारी। उनका नहीं पढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा, पर तुम्हारी कोचिंग कितना ध्यान रखती है तुम्हारा कि बच्चा प्रेशर में नहीं आ जाए, इसलिए प्रेशर रिलीज करने के कार्यक्रम भी चलाती है। मैंने कहा हाँ पापा, कई बार बीच बीच में कोई टॉपर्स आते हैं, टॉपर्स आके और यूं बातें करके जाते हैं। उनका नहीं, तुमने एक कॉमेडियन भी तो रखा हुआ है जो 2-2 मिनट 2 घंटे की क्लास में एक आदमी 2 मिनट आता है, बात करके चला जाता है। कौन? क्यों एक दाढ़ी वाला सा आता है तुम्हारे वहां पे? मैंने कहा, उसने कहा अपने पापा को नहीं वो पढ़ाते तो 2 घंटे बीच में 2 मिनट कोई बात कर लेते हैं। तो कहा मैंने वही सुना था। और मुझे और लगता है मेरे वाले वीडियो वो लोग तो देखते ही नहीं जो पढ़ाई करते हैं, वो देख रहे हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। आजकल या तो महिलाएं देख रही है कि चौथ का व्रत कैसे खोलते हैं। वो वहां काम आ रहा है। अभी लक्ष्मी आपके समक्ष मोबाइल एक दो तो मैं थोड़ा लिरिक्स देख के सुना तो नहीं आते मुझे वाकई। आपने पता नहीं कैसे ये पता लगाया कि मुझे आते हैं। पंजाबी इसके साथ भयंकर दिक्कत हो रही है कि आप में से किसी को पंजाबी नहीं आती। आपको पंजाबी में केवल नाचना आता है, वो भी 8 बजे के बाद। एक आपके लिए सूचना है कि इस कार्यक्रम के बाद, समापन होने के बाद, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को पुष्पार्पण किया जाएगा सम्मानीय मंच के द्वारा और युवा प्रतिनिधि प्रवीण सिंह मेखली के द्वारा। तो आप सब और राजवीर सिंह जी अभी कार्यक्रम समापन के बाद आपके बीच में आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तो आप दिल थाम के बैठिएगा और इस लम्हों का आनंद लीजिएगा। एक कोई गीत है, जगजीत सिंह की गजल है। जगजीत सिंह का नाम सुना? राजस्थान के रहे, आपने सुनी भी होगी, यूट्यूब पे मेरी पहले किसी बेंच में गाई भी होगी। जगजीत सिंह की गजल, गंगानगर के थे आपने, है ना? तो एक है कोई जो किसी को बुला रही है कि मिलने के लिए आ जाओ। बंदा अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ है, तो वो कह रही है भाई दोस्त यही रहना तेरे साथ में, तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आते? कोठे ते आ मैया, पता समझो, घर कमरा, कोठे ते आ मैया, मिलना ते मिलया के नीता खसमानू खा मैया। मिलना ते मिलया के नीता खसमानू खा मैया। वो वापस कहता है कि लेना है मित्रा तो, कि मुझे भी ज्यादा ढंग के लगते नहीं है मेरे फ्रेंड, मुझे तेरे से मिलना तो है,
कि लेना है मित्रा तो मिलने ते आ जावा, डर लगदा है छितरा तो। मतलब जूते जूते का डर लगता है, कोई कूट देगा तुम्हारे घर वाला कभी पकड़ के। इथे प्यार दी पुछ कोई ना, इथे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाले नहीं बोलना, तेरे मुंह ते मुछ कोई ना, नहीं बोलना, तेरे मुंह ते मुछ कोई ना। वो लड़का वापस जवाब देता है कि मजा प्यार दा चख लांगे, मजा प्यार दा चख लांगे, जे तेरा हुक्म होवे असी दाढ़ी भी रख लांगे। जे तेरा हुक्म होवे असी दाढ़ी भी रख लांगे। चलो धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। एक बार आकाश पर तालियां बजा करके मारवाड़ का प्यार दीजिएगा श्री राजवीर सिंह जी को। मेरा व्यक्तित्व ही मेरी पहचान होगा, सीटी ना बजाए, ये टाउन हॉल है साहिबान, सिनेमा हॉल नहीं है। मेरा व्यक्तित्व ही मेरी पहचान होगा, एक दिन हर जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मेरी जिद है कि मैं खुद ही लिखूं मेरी तकदीर, क्योंकि मुझसा बनना सबके दिल का पहला अरमान होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले पायदान पर सामान्य राजवीर सिंह जी सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा। श्री रघुवीर सिंह तामलोर, श्री नरेश पाल सिंह जी तेजमालता, श्रीमान विक्रम सिंह जी नवातला, श्री नेपाल सिंह जी टिमड़ियार, जिज्ञासु महोदय और श्री प्रवीण सिंह जी मीठड़ी, श्री स्वरूप सिंह जी गोरडिया, आपसे आग्रह रहेगा आज के कार्यक्रम की स्मृति